हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनआई एक्ट जो है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा जो एनआई एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये एक्ट है। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर डिसऑनर से रिलेटेड पेनल्टी दी हुई है, जो कि सेक्शन 138 से 148 तक दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरजीएस का जो पहला सिलेबस था उसमें सिर्फ ये एक चैप्टर इंक्लूडेड था, पर अब जो नया अपडेटेड सिलेबस है उसमें तो पूरा एनआई एक्ट आ रहा है। पर ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यू है वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो चैप्टर 17 है, पेनल्टी फॉर डिसऑनर, 138 से लेके 148 दिया गया है। वो जो अमेंडमेंट है, सबसे पहले अमेंडमेंट देखिए एक्ट नंबर 66 1988, जो इन्फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1989 को। और ये जो पार्ट था ये पहले नोटरी पब्लिक था। उसके बाद में मेजर अमेंडमेंट्स जो इस एक्ट में हुए वो ये सारे हैं। एक्ट नंबर 55 2000 2002 जो इफेक्ट में 6/2/2003 में आया। फिर एक्ट नंबर 26 2015 जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और जो इन्फोर्स हुआ है 15/6/2015। और ये जो अमेंडमेंट है ये दशरथ रूप सिंह राठौर के केस से है, वो इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर एक्ट नंबर 20 2018 का जो कि इफेक्ट में आया है 1/9/2018 को। अब देखिए ये जो मेजर अमेंडमेंट्स है ये इस पार्ट में हुए हैं। सबसे पहले देखिए 138 जो सेक्शन है वो डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है। जो कितनी ये जो इतनी चीजें लिखी हुई है ये सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप कोई भी चेक देने जाते हो और वो विड्रॉ और वो डिसऑनर हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट फंड है। पहली बात, इनसफिशिएंट फंड है मतलब आपके बैंक में पैसे नहीं है। और दूसरी चीज, आपने कोई अंडरटेकिंग फिक्स कर रखी है जिसकी वजह से वो अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे तो है 50 लाख, पर आपने एक लिमिट सेट कर ली 10 लाख की, कि 10 लाख के ऊपर का अगर कोई विड्रॉल अमाउंट है तो आप विड्रॉ नहीं करोगे। बैंक से ये लिमिट सेट कर रखी है कि 10 लाख के ऊपर की विड्रॉवल नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई लिमिट आपने सेट कर रखी है या फिर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आपने ऑफेंस कमिट करा है। उस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 ईयर ट्वाइस द अमाउंट या फिर दोनों है। या तो आप ये मतलब ये जो ऑफेंस है ये आपको क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी दोनों देगा। कहने का मतलब ये कि आपको जेल भी हो सकती है और आपको कंपनसेशन भी पे करना पड़ सकता है। 2 साल की या तो आप जेल निकालेंगे या फिर ट्वाइस द अमाउंट आप कंपनसेशन भरेंगे, या फिर दोनों ही चीजें आपको मिल सकती है। अब देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज है इस वाले सेक्शन की, जो की है वैलिडिटी ऑफ चेक होगी वो 6 महीने की होगी। मतलब 6 महीने के अंदर आप कभी भी जाके आ सकते हैं उस सफिशियंट वो अमाउंट जो है चेक की वो विड्रॉ करने के लिए। और आरबीआई की अभी प्रेजेंट रूल के अकॉर्डिंग कि 3 मंथ्स भी है, तो जो भी कम होगा वो आपको अप्लाई हो जाएगा। अब पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो क्या करेगा? अगर उसको ये पता है कि नहीं मेरा चेक है वो विड्रॉ नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा? 30 दिन का नोटिस देगा। ड्रोवर को 30 डेज का नोटिस देगा। अब उस 30 डेज के नोटिस के बाद 15 दिन का टाइम है वो ड्रोवर को दिया जाएगा कि आप अपने अकाउंट में पैसे भरिए ताकि मैं पैसे जो है मेरे चेक से विड्रॉ कर लूं। तो 15 दिन के टाइम उसको दिया जाता है। अगर 15 दिन में उसका चेक सही हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जब तो ठीक, और नहीं क्लियर होता है तो आगे की प्रोसीडिंग होगी। तो ये पूरे का पूरा सेक्शन था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर आपका चेक डिसऑनर होता है इनसफिशिएंट फंड या फिर कोई अंडरटेकिंग की लिमिट सेट करने की वजह से, तो आपने ऑफेंस करा है और आप 138 सेक्शन के अंडर लाइबल होंगे। अब उसके बाद में अगला देखिए, कॉग्निजेंस जो है वो 142 के अंदर दी गई है। कॉग्निजेंस जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कंप्लेंट पर ही होगी। एमसीक्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो भी कॉग्निजेंस है 142 के अंडर वो सिर्फ रिटर्न कंप्लेंट पर ही फाइल होगी। और ये रिटर्न कंप्लेंट कौन करेगा? या तो पे या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो करेगा। 1 महीने का टाइम पीरियड आपको लिमिट सेट करिए कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप आइए और फाइल करिए केस। उसके बाद में मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सफिशिएंट रीजन रिकॉर्ड करेगा। और इसकी कॉग्निजेंस होती किसके पास है? जेएम1 और एमएम के पास इसकी कॉग्निजेंस होती है जिसके जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। अब जुडिक्शन हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले जहां पर अकाउंट है वहां पर जुडिक्शन होगी, यहाँ या फिर जहां पर अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहां पर जुडिक्शन होगी। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका एक पर्सन है जिसका जो अकाउंट है वो मेंटेन किया गया है एक पर्टिकुलर प्लेस जहां वो रहता है। मान लीजिए जयपुर के अंदर उसका जो अकाउंट है वो है। एक पर्सन है जिस जो रहता तो जयपुर है, पर वो अकाउंट अपना मेंटेन करता है उदयपुर के अंदर, तो उसका जुडिक्शन कहाँ होगा? उदयपुर में।
ठीक है, तो 142 जो है उसके अंदर जुडिक्शन दिया गया है। अब बाद में देखिए 139 ये बोलता है कि सेल्फ प्रिज्यूम की जाएगी कि जो लाइबिलिटी है चेक की वो डिस्चार्ज करने के लिए थी। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है वो मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि सेल्फ प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो चेक है वो आप विड्रॉ कर रहे हो डिस्चार्ज करने के लिए अपनी लाइबिलिटी। 148 के अंदर डिफेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो है कौन सा डिफेंस है जो नहीं लिया जाता है। तो डिफेंस है वो ये कभी भी नहीं लिया जाएगा कि जो ये मेरे को ये भरोसा है कि जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा, तो ये डिफेंस जो है वो ड्रॉवर कभी भी नहीं ले सकता है। ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। अब 141 का जो ऑफेंस है वो कंपनी करेगी, इसका सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंडर जो ऑफेंस है वो कहाँ दिए गए, तो 141 सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। कौन लायबल होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होंगे वो लायबल होंगे कंपनी के लिए। अब देखिए 142 जो है ये आया था 2015 के अमेंडमेंट से, जो कि आया है फ्रॉम दशरथ रूप सिंह केस राठौर से। जो दशरथ रूप सिंह राठौर केस से आया है ये, जिसके अंदर ये बोला गया है कि देखिए बहुत सारे इकट्ठे हो गए ना, एक ही आदमी है जो इसको भी खराब चेक दे रहा है, इसको भी खराब चेक दे रहा है, इसको भी खराब चेक दे रहा है, तो इन सबका जो जुडिक्शन है वो सब इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा। वैसे पूरे सेक्शन में इतना ही बोला है कि अगर जगह जगह पे अगर एक ही सेम कंप्लेन आ रही है और ड्रॉवर है वो सेम ही है, तो इकट्ठे होकर जो एक जगह है सेम कोर्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा केस। अब देखिए समरी ट्रायल है जो इसका प्रोसीजर होगा 143 के अंदर दिया गया है कि इसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग होगी। और प्रोसीडिंग करेगा कौन, जेएम 1 और एमएम प्रोसीडिंग करेगा। पनिशमेंट कितनी दे सकता है, तो 1 साल प्लस 5,000 रुपए जो है उसकी पनिशमेंट दी गई है। मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि समरी ट्रायल नहीं कर पाएंगे तो वो जनरल ट्रायल भी कर सकता है। तो ये सब दिया गया है 143 के अंदर। 144 जो है उसके अंदर जो ये बोला गया है कि जो मजिस्ट्रेट है वो समन इशू करेगा। कहाँ कहाँ पे समन इशू हो सकता है, जहाँ पे वो रिसाइड कर रहा है या पर्सनली वर्क फोर्स गेन कर रहा है या फिर अपना बिजनेस है वो कैरी आउट कर रहा है, तो इन सब प्लेसेस पे जो है समन इशू हो सकता है। पोस्ट या फिर कोरियर सर्विस से भी जो है समन है वो इशू किया जा सकता है। 145 जो है एविडेंस है वो एफिडेविट पे होगा और कोर्ट है वो सेटिस्फाई करेगी एग्जामिनेशन को, 145 के अंदर दिया गया है। 146 के अंदर ये बोला गया है कि जो बैंक स्लिप है वो प्राइमा फेशिया एविडेंस होती है। तो बैंक स्लिप है वो आपको रखनी ही है। चेक डिसऑनर्स के मामले में जो बैंक रिसिप्ट है वो सबसे पहला एविडेंस माना गया है और ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। मैंडेटरी प्रेजम्पशन है तो बैंक स्लिप होना जरूरी है। 147 में ये बोला गया है कि सारे जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है। जो 2000 अमेंडमेंट के साथ में हमारे जो सेक्शन आए थे वो 143A और 148, ये दो सेक्शन आए थे। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था, चैप्टर 17 था, जिसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमने आज के वीडियो के अंदर देखे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।